आपका स्वागत है इकोनॉमिक एंड पब्लिक पॉलिसी में डेली करंट अफेयर सीरीज के अंदर। हम 11 सितंबर में पार्ट 4 को डिस्कस कर रहे हैं। हमने 3 पार्ट्स में काफ़ी सारी न्यूज़ कवर की है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। इसमें जो 16वें नंबर की न्यूज़ है वो ये है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं LIC के जो एम्प्लॉयज़ हैं या IPO जो इसका निकलेगा उसमें इनको 10% का डिस्काउंट मिलेगा जो लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पर। और ये काफ़ी डिसइन्वेस्टमेंट को इसको काफ़ी देखा जा रहा है। इसमें एक स्पेशल कोटा का प्रोविजन की जाएगा सरकार के द्वारा जो 10% डिस्काउंट पे उनको मिल सकता है। ये तो गवर्नमेंट का जो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट है पिछले कुछ सालों का ये बहुत वे फार है। इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट या इसको कॉर्पोरेट सेक्टर बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। इनको थ्रो वे प्राइसेस पे मिल रहा है लेकिन फिर भी लेने को तैयार नहीं है। इनफैक्ट बिड ही नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से एयर इंडिया का था महाराजा सेल ऑफ पे मैंने पूरी सीरीज तैयार की थी। बजट के दौरान की बात है ये। उस वक्त मैंने काफ़ी सारे इस पे महाराजा में बहुत डिटेल से बात की थी। अभी इसमें रिसेंटली अगस्त में बात हुई थी। मिनिस्टर फॉर स्टेट जो सिविल एविएशन है हरदीप पुरी जी, उन्होंने इसको चौथी बार इसकी डेट एक्सटेंड की है महाराजा सेल ऑफ की। तो एयर इंडिया को तो किसी भी कीमत पे बेचेंगे। और ये प्रॉफिट मेकिंग जैसे BPCL है जिसने प्रॉफिट दिखाया है हमेशा से दिखाया है, उसको LIC कोई सोच भी नहीं सकता था। रेलवेज, तो ये सब जो है PPP मोड में जाएंगे या डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस में जाएंगे। और गवर्नमेंट के एम्बिशियस टारगेट्स हैं। अब गवर्नमेंट की इकोनॉमी की हालत किसी से छुपी नहीं है। Q2 में थोड़ा बहुत सुधार आंकड़ों में हो सकता है लेकिन Q3 में मैसिव स्लम्प आने वाला है। और कुछ लोग ये कहने लगे हैं जो प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट हैं जैसे C रंगराजन साहब हैं, इन्होंने कहा है कि इकोनॉमी रघुराजन तो ये कहते ही रहते हैं कि स्टैगफ्लेशन में जाने वाली है इकोनॉमी। और स्टैगफ्लेशन का मतलब ये हुआ कि जिसमें होगा प्राइस राइज मैसिव होगा, ये इन्फ्लेशन से अलग होती है, और इसमें अनएम्प्लॉयमेंट मैसिव होगा। और जब ये इस तरह की जो स्थिति आई थी इसमें जॉन टेलर ने एडवोकेट ही की थी कि अब केन्जियन इकोनॉमिक्स से वापस जाएं। जब आपका अमेरिका में रिसेशन आया था 2007-8 का, लेकिन हमारे यहाँ हमें करने भी नहीं दिया जाएगा और गवर्नमेंट उसके लिए उस तरह सोचती भी नहीं है। केन्जियन मेथड से स्ट्रिक्ट नो। तो जिस तरीके से उसमें सोशलिज्म की बात आ जाएगी तो उसको लेके अलग पैराडाइम है। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में अगर इस तरह का स्लम्प आता है तो वो बड़े कन्वीनियंटली पब्लिक एक्सपेंडिचर पे चले जाते हैं। तो हमारे यहाँ डिमांड बूस्ट करनी पड़ेगी तो लोगों को हाथ में पैसा चाहिए। तो गवर्नमेंट को एक्सपेंड करने के लिए आगे बढ़ना, क्योंकि इसी हालत में कॉर्पोरेट सेक्टर तो उठाएगा नहीं कुछ और वो रिस्क मेकिंग बिजनेस में तो जाने से रहा। और निर्मला सीतारमण जी ने फाइनेंस मिनिस्ट्री में कल उन्होंने कहा भी था बैंकों को अपने की रोल पे चले जाना चाहिए लैंडिंग पे, जिस तरीके से बैकबोन है। लेकिन मूडीज़ की एक पूरी रिपोर्ट है मैं तैयार कर रहा हूँ अभी, मैं उसको आज या कल में पोस्ट कर दूंगा। उसमें उन्होंने किस तरीके से बताया है कि किस तरीके से इंडियन बैंक्स की चरमराई हुई हालत है। इन्होंने उसकी क्रेडिट लैंडिंग 4 बैंकों की इन्होंने लो कर दी गई है। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी आता है, बैंक ऑफ बड़ौदा आ रहा है, पंजाब नेशनल बैंक तो पहले से ही है क्राइसिस में। तो ये काफ़ी सारा बैंकिंग सेक्टर जो हमारा की माना जाता था उसको लेके फाइनेंस मिनिस्ट्री उसको होप कर रही है। फिर जिस तरीके से RBI ने रीस्ट्रक्चरिंग कमेटी की थी, जिस तरीके से लोन मॉनिटरिंग के लिए एक और कमेटी बनाई है फॉर्मर कैग के अंदर, तो ये किस तरीके से इकोनॉमी रिवाइव होगी इसमें सबको दे विल हैव टू पुट देयर हेड्स टुगेदर। और ये केन्जियन इकोनॉमिक्स एक तरीके का पॉसिबल सॉल्यूशन है। यानी अगर हम उसमें पूरा भी ना जाएं तो अगर हम स्टैगफ्लेशन अगर आ गया हिंदुस्तान में तो ये बहुत मैसिवली इसको कहते हैं कि एक तरीके का गदर ही हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इकोनॉमी बिल्कुल धराशायी हो जाएगी बुरी तरीके से अगर स्टैगफ्लेशन की, क्योंकि अनप्रेसिडेंटेड होगा। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट मैसिव लेवल से रेज करेगा और प्राइस लेवल अब रोके नहीं रुकेगा। RBI की जो इम्पॉसिबल ट्रिनिटी वाला फार्मूला है RBI ने हाथ खड़े कर लेने हैं उस वक्त। तो उस वक्त जो एक तरीके का जो प्राइसेस का जो तांडव होगा वो मैसिव तरीके से टर्मोइल लेके आएगा। जॉब लॉसेस विल बी सिग्निफिकेंटली हायर। तो उस स्थिति से बचने के लिए अगर गवर्नमेंट आगे आती है, गवर्नमेंट के पास विजन होना चाहिए जो कि मुझे लगता है कि है, गवर्नमेंट के पास स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है गवर्नमेंट के पास। लेकिन जिस तरीके से GST को लेकर जिस तरीके का एक टर्मोइल आया है, जिस तरीके से स्टेट्स अब ये वोटिंग की बात करें कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन फेडरलिज्म के लिए एटलीस्ट सैद्धांतिक तौर पर ये हेल्दी साइंस नहीं है। तो अगर स्टेट्स बैंकरप्ट हो जाएंगे तो आने वाले वक्त में बहुत मुश्किलें होने वाली हैं। तो इकोनॉमी को लेकर रिवाइव करने के लिए ड्राइंग बोर्ड पे बैठना पड़ेगा और सबको यूनानिमसली सबको एक डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, स्टेट्स को भी और साथ में सेंटर को भी। सेंटर को गाइडिंग रोल मिल रहा है, सेंटर जिस तरह से बोरो कर सकता है आसान टर्म्स में बोरो कर सकता है, कई सारे मैकेनिज्म्स में कर सकता है, लेकिन सेंटर कह रहे हैं कि आप स्टेट्स बोरो कर लीजिए, RBI से हम उनकी हेल्प कर देंगे। तो ये एक तरीके का इसको कहते हैं और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाने वाली बात है। तो इसको लेकर किस तरीके से एड्रेस किया जाएगा इसको वक्त बताएगा, लेकिन चैलेंजेस एनॉर्मस हैं। और Q2 के बाद जब Q3 में स्लम्प में जाएगी इकोनॉमी उस वक्त दे विल हैव टू पुट देयर हेड्स डाउन। और स्टैगफ्लेशन का बहुत जेन्युइन खर्चा है। ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे हैं रंगराजन साहब का कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। सब मैसिव इकोनॉमिस्ट जिन्होंने रिफॉर्म्स के लिए जो मनमोहन सिंह जी के साथ बहुत काम किया है। तो उसके बाद रघुराम राजन जी का भी इस पर काफ़ी कुछ कहना है। तो स्टैगफ्लेशन ना इकोनॉमी में वैसे ही कर सकते हैं, लेकिन एक्ट ऑफ गॉड वो नहीं होगा। पिछले 7-8 क्वार्टर्स में जो इकोनॉमी की हालत हुई है, जिस तरीके से एक पर्टिकुलर जिस तरीके से हम डायरेक्शन में बढ़े हैं,
तो उसमें डिसइन्वेस्टमेंट को लेके और गवर्नमेंट प्रिंटिंग फॉर द करेंसी चली जाएगी, उससे इन्फ्लेशन और शूट करेगा। उसके लिए फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग का रास्ता है ये एक तरीके का। तो इसको लेकर के गवर्नमेंट के पास फिर टैक्सेस का जाएगा, टैक्सेस बिल्कुल अनपॉपुलर होने वाले हैं। फिर ये डेप्थ उठाएगी, तो डेप्थ जब उठाएगी, मैंने एक डेप्थ पे भी एक सीरीज तैयार की थी, उसमें कितना डेप्थ है, कैसे मैंने आंकड़ों के साथ, रीजन्स के साथ उसको एक्सप्लेन किया है। पिछले 6 सालों के अंदर जो भी जिस तरह की डेप्थ हुई है हिंदुस्तान के अंदर, पर हेड जो बड़ी है वो पहले ही मैसिव है, तो किस तरीके की बात उसमें होने वाली है, बहुत मैसिव होगा। चलिए हम इसको आगे हम देखेंगे, जिसमें कंस्ट्रक्शन और स्टील सेक्टर्स को होगा, ये बेनिफिट करेंगे। ये कैसा क्राइसिल का कहना है, इन्होंने 8,500 एंटिटी को इस पे किया, तो इस तरह की स्टडी क्वालिफाई पर रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे, तो उनको फिर ये रेट करेंगे। तो फ्यूल डिमांड जो है वो डिक्लाइन कर गई है 7.5% सिंस अप्रैल, क्योंकि कोविड उसका एक रीज़न हो सकता है। इस तरह से लॉकडाउन उसका था, तो ब्रेक्स एक्टिवेशन एक तरीके से रुकी गया था। और इसके बाद जो बॉन्ड अप स्कीम्स जो होंगी, जो सीबी की है, इन्होंने फ्रैंकलिन को एक्सप्लेनेशन मांगा है एक तरीके से, जो इन्होंने 6-5 स्कीमें जो थी, इन्होंने किस तरीके से अपनी 6 स्कीमों को, माफ़ कीजिएगा, 6 स्कीमों को जो बंद किया, तो एक्सप्लेनेशन मांगा गया है, जो और इनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई थी। चलिए हम इसको आगे देखते हैं। इसके बाद यस बैंक जो है ये रिटर्न करेंगे, वापस करेंगे 50,000 करोड़ आरबीआई को। तो जो इसके प्राइवेट सेक्टर का यस बैंक बहुत बड़ा बैंक था, लेकिन आपको पता है किस तरीके से राणा जी इसमें हैं और किस तरीके से ये इसमें खेल हुआ है। तो रिजर्व बैंक को जो स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी थी इनकी, उसके एसएलएफ कहते हैं, तो उसको ये ड्यू डेट से पहले इनको देने पड़ेंगे। तो बैंक के चेयरमैन इस वक्त जो है सुनील मेहता जी, इन्होंने शेयर होल्डर्स को एड्रेस करते हुए एजीएम के अंदर, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर ये कहा है। तो ये 50,000 करोड़ वापस जा रहे हैं आरबीआई के पास। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।